नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में जानेंगे सभी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो कुश्ती में आए ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या क्या तालमेल था, इसके बारे में जान लें। दंगल में ढोल की आवाज़ लुट्टन के लिए मानो उत्साह भरने, दाव पेच सिखाने और निर्देश देने का कार्य करती थी। ढोल की आवाज़ से लुट्टन को निम्नलिखित दिशा निर्देश प्राप्त होते थे। अब ये देखें कि कुल मिला के ढोल से बहुत अच्छे ढंग से संबद्ध था या एसोसिएटेड था, आप जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या क्या बातें हैं देखिए यहाँ पर। चट धा गिड़धा, आजा भिड़ जा, ये अपने आप ही इस तरह के अर्थ वो निकाल लिया करता था लुट्टन। चटाक चटधा, उठाकर पटक दे। ढाक ढिना, वा पट्ठे, यानी एक तरह का उत्साह भरना। चट गिड़धा, डरना मत। ढाक देना, तिरकिट देना, दांव काटो बाहर हो जाओ। ये एक तरह से उपदेश है, आप समझें। उपदेश नहीं तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा आप कह सकते हैं। धीना धीना धीना, धिक धीना, चित करो। ये ध्वनियाँ किसी भी व्यक्ति में उत्साह भरने के लिए पर्याप्त। आप वैसे भी देखें कि संगीत से जुड़ा वाद्य है ढोलक, और ढोलक किसी भी तरह से हमारे लिए ऊर्जा भरने का कार्य, मन में उत्साह भरने का कार्य कर सकता है। दूसरा प्रश्न, कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन, किस किस मोड़ पर क्या क्या परिवर्तन आए, तो इसे संक्षेप में जान लेते हैं। 9 वर्ष की उम्र में माता पिता का निधन हो गया था। यद्यपि कि उसका विवाह पहले ही हो गया था, तो उसकी विधवा सास द्वारा पालन पोषण किया गया। श्यामनगर मेले में शेर के बच्चे यानी चाँद सिंह को हराया था वह, और राजा श्यामानंद द्वारा उसको राजकीय पहलवान घोषित किया गया। एक बड़ा बदलाव आया था उसके जीवन में। दंगल में काला खां को भी उसने पछाड़ा था और उसके बाद वह प्रतिष्ठित रूप से एक पहलवान हो गया। 15 वर्ष बाद राजकुमार द्वारा, आप कहानी को जानते ही हैं कि राजा की मृत्यु हो गई, नए राजकुमार ने राजकाज संभाला। उनको लगा कि पहलवानी पर तो व्यर्थ ही दरबार की ओर से या राज दरबार की ओर से इतना खर्च हो रहा है, तो राजकुमार ने लुट्टन को दरबार से निकाल दिया। गांव के बच्चों और दोनों बेटों को कुश्ती सिखाता रहा वह। जब दरबार से निकाला गया तो गांव के बच्चों को भी सिखाया। यद्यपि कि गांव के बच्चे धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि उनको खाने पीने तक के लिए पर्याप्त नहीं मिलता था, तो बाकी कार्य वे कुश्ती का क्या करेंगे। महामारी का वर्णन किया है लेखक ने, तो महामारी के कारण दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। गांव में तो वैसे ही हाहाकार मचा हुआ था, इसी महामारी के कारण लुट्टन की भी मृत्यु हो जाती है। ये खास खास घटनाएं हैं इस कहानी की। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोल शब्द होगा, ये मिसप्रिंटिंग हुई है। ढोल, तो ढोल को ही क्यों, ढोलक को या ढोल को ही क्यों कहा, ये पहले वाले प्रश्न से ही संबंधित है। कुश्ती के दाव पेच के निर्देश उसने ढोलक से ही प्राप्त किया। श्यामनगर के मेले में ढोलक की आवाज पर ध्यान देने के कारण ही वह विजयी हुआ। इसी कारण वह राजा से भी पहले ढोलों को प्रणाम किया, अर्थात विजयी होने के बाद उसको तो
नियमतः जाना चाहिए राजा को प्रणाम करने, लेकिन उसने ढोलों को प्रणाम किया। ढोल से उसका जीवन भर का गहरा नाता रहा, इसलिए वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता रहा। चौथा प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा था? ढोलक की आवाज का पूरे गांव के ऊपर क्या असर होता था? गांव से मतलब गांव के लोगों की बात कर रहे हैं। तो संक्षेप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें देख लीजिए। उसे पता था कि इस घनघोर निराशा में ढोलक की ध्वनि लोगों को तसल्ली देती है और उन्हें भय से दूर रखती है। उसका स्वयं भी ढोलक से गहरा नाता था, इस वजह से भी बजा रहा था। यह ढोलक लोगों के लिए संजीवनी शक्ति का कार्य करती थी, क्योंकि इसी ढोल के आवाज से लोगों के सामने दंगल के दृश्य आ जाते, जिससे लोगों में उत्साह भरता था और लोग मृत्यु के भय से डर नहीं रहे थे, बल्कि वे शांति से मर सकते थे। चौथा और पांचवा प्रश्न बहुत करीबी हैं, इनका उत्तर लगभग एक ही जैसा है। पांचवा प्रश्न क्या है? ढोलक की आवाज पर पूरे गांव पर क्या असर होता था? इस घनघोर निराशा में ढोलक की ध्वनि लोगों को तसल्ली देती है और उन्हें भय से दूर रखती है। यह ढोलक लोगों के लिए संजीवनी शक्ति का काम करती है। ढोलक के सामने दंगल के दृश्य उभर आते थे, जिससे उनमें मृत्यु का भय नहीं रह जाता था। उनमें से मतलब ग्रामीण लोगों को, गांव वालों। छठवां, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर होता था? कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि दिन में क्या स्थितियां थीं और रात में क्या स्थितियां। सूर्योदय के पश्चात क्या गांव में हलचल रहती थी। दिन के समय लोग रोते कराते रहते थे, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना भी देते रहते थे। लोगों का हाल एक दूसरे द्वारा लिया जाता रहा और निराशा इस तरह से कम होती थी। कहने का मतलब लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे का हालचाल लेते रहते थे, इसलिए निराशा दूर रहती थी। और सूर्यास्त के बाद क्या होता? लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। अब कल्पना करें, ये उस समय की बात है जब गांव में बिजली नाम का कुछ भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा और निस्तब्धता का साम्राज्य था। निस्तब्धता मतलब किसी तरह की कोई हलचल नहीं। माएँ अपने मरते हुए शिशु को बेटा कहकर भी नहीं पुकार पाती थीं, इतना ज्यादा भय था। प्रश्न संख्या 7, कुश्ती का दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं? ये विचारात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर आप अपने ढंग से कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार मैं कुछ बातें बता सकता हूँ आपको कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, क्योंकि मनोरंजन के अन्य साधन आ गए। आप उनकी गिनती आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। इसकी जगह किन किन खेलों ने ले लिया? बहुत से खेल हैं जो आधुनिक ज़माने में हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। क्रिकेट से लेकर के हॉकी, फुटबॉल, इंडोर आउटडोर गेम्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वर्चुअल ज़माने के भी बहुत से गेम आ गए हैं। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो इसे आधुनिक ज़माने से जोड़ना होगा और साथ ही लोगों में इस तरह का प्रचार प्रसार करना होगा। लोगों को साथ ही इसके साथ रोजगार से भी जोड़ना होगा, तब जा कर के यह प्रिय खेल बन सकेगा। आशय स्पष्ट करें। व्याख्या वाले हिस्से में मैंने इसे बता दिया है, यहाँ संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी
चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। ये प्रतीकात्मक है। यदि कोई भावुक तारा यानी लोगों के, ग्रामीणों की के ऊपर इस आपत्ति या इस विपत्ति में कुछ उनके सहयोग करने के लिए आकाश से वह पृथ्वी पर आकर के थोड़ा रोशनी भी देना चाहता, तो उसकी रोशनी रास्ते में ही समाप्त हो जाती, शेष हो जाती। ये प्रभाव बांग्ला भाषा का है इस पर। तो शेष हो जाना यहाँ समाप्त हो जाने के अर्थ में है। तो शेष हो जाती थी यानी समाप्त हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, क्योंकि पता था कि इतनी बड़ी विपत्ति को कुछ एक छोटे से तारे द्वारा क्या किया जा सकता है। यहाँ पर ये सब प्रतीकात्मक है। तारा आकर के रोशनी क्या देगा, लेकिन लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से ये सारी बातें कही। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। ये सारे अंश मैं बता दे रहा हूँ, आशय तो आपको पढ़ाते समय बता दिया था। इसके लिए पिछला वाला पाठ देख लीजिए या पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। आकाश से टूटकर, ये अभी अभी बता दिया था, इसे पढ़ लीजिए। अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, ये भी मानवीकरण अलंकार यहाँ है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों यानी माँओं का रोना या घर में जो रुदन है, इन सबको बलपूर्वक अपने ही हृदय में, अर्थात वे जब रो रही थी तो आवाज़ उनके मुंह से मुश्किल से ही निकल रही थी। यहाँ पर निस्तब्धता का मानवीकरण किया गया है। 10वां प्रश्न, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे और करेंगी। तो वर्तमान में जो कोविड-19 या कोरोना वायरस का प्रकोप है, यह इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, बल्कि यह सदियों तक याद की जाने वाली घटना रहेगी। इससे ज़्यादा और क्या बताया जा सकता है इसमें, इस 10वें प्रश्न के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।